चंदन कश्यप गुरुजी है वो कहाँ से राजनीति में टिकट लेके चुनाव लड़ेगा। ये सोच के जब हाथ पांव काम करना बंद कर दिया तब पता है मुझे लखवा जोगी आलवाड़ आदनार लखापुरी 3 पुलिया स्वीकृति दिलाई। साथियों, आज का इंटरव्यू बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वक्त मौजूद हैं भानपुरी में और आप समझ गए होंगे, आप हमारे साथ जिनको बैठे हुए देखकर तो परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। माननीय चंदन कश्यप जी, विधायक नारायणपुर, अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़, इनका आज हम लोग आप सबके बीच परिचय कराने वाले हैं और साथ ही इनसे हम सवाल जवाब भी करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका समय देने और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल जवाब इंडिया को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। सवाल कीजिए। सर, हमारे दर्शक का क्या है, बहुत सारा हमें कमेंट आ रहा था, इसलिए आज आपने और समय भी दिया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से हमारी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद। पर राजनीति अभी जो आप 2018 का चुनाव जीतने के बाद, उससे पहले एक चुनाव हारे थे, लेकिन उससे पहले आप सर किस चीज़ में थे और क्या कर रहे थे सर? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 1980 में मैंने शिक्षक का इंटरव्यू दिया, 81 मेरा सिलेक्शन हो गया और 81 से लेकर 2013 तक मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 33.5 साल हो चुके थे। उस समय आदरणीय मोहन मरकाम कोंडागांव विधायक नहीं थे, वो भी घूमते रहते थे और प्रचार में ज़्यादा मैं देखा, सोचा हमारे क्षेत्र का विधायक वो, अरे जब से भारत आज़ाद हुआ मैं तो नहीं जानता कब से आदरणीय बलिराम कश्यप जी विधायक और मंत्री हुआ करते, पढ़ते समय तो लोग जानते थे। तो मैं सोचा इतने साल से एक ही परिवार में राजनीति मंडरा रही है और कांग्रेस का कोई विधायक बन नहीं पा रहा है। अंतुराम कश्यप जी भले 93 से 2003 तक विधायक रहे 10 साल, उस बाद 15 साल तक यानी 10 साल तक केदार कश्यप जी मंत्री थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों न खड़ा होकर आजमाया जाए राजनीति में, क्योंकि मुझे मालूम था मैं 33.5 साल नौकरी कर चुका था, इसलिए मुझे पूरा वेतन मिले पर पेंशन मिलेगा, ये सोचे मैंने बिना आगे पीछे सोचे नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और मैं आगे फिर अक्टूबर में दौड़ धूप किया, बड़े बड़े नेताओं से मिला, जाके फिर टिकट फाइनल हुआ। उस समय बहुत से लोग नहीं जानते थे, मेरे घर परिवार के लोग जो इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, पूरे बस्तर ब्लॉक के जो 46 ग्राम पंचायत सभी गांवों में कोई ना कोई मेरे परिवार से लोग संबंधित हैं, वो लोग भी नहीं जानते थे चंदन कश्यप गुरुजी है वो कहाँ से राजनीति में टिकट लेके चुनाव लड़ेगा। ये सोच के वोटों भी नहीं दिए। फिर मैं वो चुनाव तो हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। चुनाव हारने के दूसरे दिन से बाइक लेके निकला, मुझे तरह तरह के ताने सुनने पड़े, तरह तरह बातें सुनने मिले, फिर मैं हिम्मत नहीं हारा और घूमता रहा। 4 साल हो गया, 4.5 साल हुआ, तब फरवरी मेरा 1 तारीख को जन्मदिन था। उस दिन में मादक द्रव्य मांस मदिरा सबको त्याग दिया, अब काम करना है, चुनाव नज़दीक आ गया, ये सोच के मैं दौरा में निकल गया और कार्यक्रम में जगह जगह करता था। उन कार्यक्रम में आदरणीय लखमा जी, आदरणीय दीपक भाई सांसद, आदरणीय मोहन मरकाम जी, हर क्षेत्र में, चाहे कोंडागांव जिला हो या बस्तर जिला का क्षेत्र हो, सभी जगह मेरे कार्यक्रम में आते थे और देखते थे कि मेरा मेहनत कैसा है। तब उन्होंने मेरे लिए लड़ भीड़ के ये किया। और मैं उसी बता दूँ, 14 अप्रैल 18 को जब मुझे पैरालिसिस का अटैक सवेरे 8 बजे लगभग आया, दौरा जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसके बाद भी मैं नहीं रुका, दौरा निकला और बहुत दूर 40 किलोमीटर लगभग पहुंच गया था। आदरणीय लखमा जी फोन किए, कोंडागांव पहुंच गया, तू कहाँ है? तो मैं बोला तो दौरा में निकल गया हूँ। तो मेरे को डांटे भी, इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहा है बोली। मैं बोला नौकरी छूट चुकी, राजनीतिक चुनाव हार चुका, मेरा काम ही अब लोगों के बीच जाना, संपर्क बनना, ताकि आगामी समय चुनाव लड़ सकूँ। उन्होंने भानपुरी बुलाया, फिर चौक में ही मिले, मुझे कुछ टिप्स दिए, ऐसा करो वैसा कर। फिर मैं उस क्षेत्र में जाकर दूसरे क्षेत्र में गया। रात को जब 9 बजे लौटा, एक एक्सीडेंट केस मिला, फटफट दबा हुआ था,
बाइक में थे हम लोग भी, उसको उठा के एम्बुलेंस मंगाए, अस्पताल पहुंचाए। 1:30 बजे तक हम उनको परिवार को ढूंढे, उनके परिवार सुपुर्द किए, उनकी बाइक घड़ी मोबाइल सब सौंपे। तब 1:30 बजे आकर सोया। तब पता चला मुझे कि सुबह जब हाथ पांव काम करना बंद कर दिया तब पता चला मुझे लकवाग्रस्त हो गया हूँ। तो फिर सभी तरफ आग की तरफ फैल गया, लोग बाग देखने आने लग गए, सबको खबर लग गया, सब आए, दिन भर देखे, इधर उधर किए। फिर मैं शाम को विशाखापट्टनम निकला 10-11 बजे, सुबह इलाज हुआ, फिर रात को वापस आया। उस बाद भी देखने वाला तांता लगा रहा। इस तरह का मेरा सफ़र रहा। 3 महीने तक मैं सो के रहा। फिर 3 महीने जैसे पाँव रगड़ रगड़ चलने लग गया, फिर दौरे पर निकल गया। आज भी जो मेरे पास गाड़ी वाहन चालक है, उस समय बिना पैसे करता था, आज भी बिना पैसे का मोहताज होके काम कर रहा है। कभी न कभी काम मिलेगा, ये सोच के आज भी मैं उसके साथ चल रहा हूँ। सर, आप राजनीति में आने का मुख्य वजह क्या रहा सर आपका? मेरा मुख्य वजह कोई नहीं था। मैं देखना चाहता था कि सभी राजनीति को अच्छा मानते हैं। मैं देखा कि कई वर्षों से एक ही खानदान में राजनीति है, उस राजनीति को कैसे मिथक को तोड़ा जाए। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, मैं 60 का पैदाइश हूँ। लेकिन जब से मैंने होश हूँ तब से आदरणीय बलीराम कश्यप जी को एक विधायक रूप में, एक मंत्री रूप में देखा करता था। उसके बाद कभी उसका बेटा, तो कभी 1993 में जब पहली बार कांग्रेस का विधायक देखा मैं अंतुराम कश्यप जी को। फिर 4 के चुनाव, फिर आदरणीय केदार कश्यप जी चुनाव जीते और उन्हीं का राजपाट रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे भी लगा क्यों न एक बार किस्मत आजमाया जाए। मेरी गुरुजी रहते 33.5 साल बीत चुके थे, इसलिए मुझे फुल पेंशन की पात्रता थी। मैंने किसी को नहीं पूछा, बिना पूछे बिना सोचे समझे मैंने अपने शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सितंबर 3 तारीख को स्वीकृत हुआ। फिर सितंबर और अक्टूबर मैंने दौड़ धूप किया दिल्ली रायपुर का। तब कहीं जाके मुझे नवंबर में कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट दिया गया, चुनाव लड़ा। नया क्षेत्र होने के कारण मुझे कोई जानते नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के नाम से मुझे भी लगभग 42-43 हज़ार वोट दिया गया। मैं हारा जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो जोश और जज्बा था कि एक शिक्षक को हमने नौकरी छोड़ा, चुनाव हराया है, उसको कैसे जिताएंगे, ये सोचकर हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया और दिखा दिया और मुझे विधायक बना के दम लिया है उन्होंने। इसलिए मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार उनको नमन भी करूँगा, प्रणाम भी करूँगा। सर, लेकिन एक बार आप चुनाव हारने के बाद मन में ऐसा कोई बात नहीं है कि दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हौसला मतलब कहाँ से लाया जाए इस चीज़? देखिए, जिस चीज़ में आदमी की जज्बा, कोई चीज़ असंभव नहीं है मेरा हिसाब से, और कोई चीज़ असंभव नहीं। बस आपके मन में जीत होना चाहिए, इसको प्राप्त करना पाया जा सकता है। कोई चीज़ नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मन में जीत होना चाहिए कि इस चीज़ को हम पा सकते हैं। इंसान सब कुछ कर सकता है। मुझे भी प्रेरणा मिली हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे मुख्य जो उच्च पदों पर बैठे थे कि एक बार चुनाव हारत क्या हुआ, आप हिम्मत मत हारना, आप मेहनत करना, मेहनत के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। इंसान सर, लेकिन अभी और जैसे नॉर्मल ज़िंदगी, आप एक शिक्षक थे, उसके बाद आप विधायक बन चुके हैं, तो अभी के जीवन में और पहले के जो जीवन शैली था उसमें सर क्या फ़र्क समझते हैं? मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। आज भी मैं एक गुरुजी के रूप में बैठता हूँ, कोई स्कूल में जाकर पढ़ाने का मन करता है। और मेरा घर, या मैं तो कहना चाहूँगा सब विधायकों से मैं हट के हूँ। मेरे यहाँ कोई पुलिस का पहरा नहीं रहता, या मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। ये अलग बात है कि एक बार 5 मिनट 10 मिनट विलम्ब हो सकता है, लेकिन कोई आए व्यक्ति निराश नहीं जाता है। और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, कोई कार्यकर्ता दिखे, वहाँ भी रुकना पड़ता है। या यहाँ आके सुबह आप आके देखिए 6 बजे बाज़ार लग जाता है। सबसे मिलता हूँ, सबकी समस्या जो हो सकता है
मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ फ़ोन करके उनका आपको हल करता भी हूँ। सर, हमने देखा है कि आप सबसे ज़्यादा मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा करते हैं, तो सर उसके लिए थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप प्रशासनिक स्तर और अपने पारिवारिक जीवन में आप समय दे पाते हैं ना? क्या हम आए दिन देखते रहते कि आप दौरा में रहते हैं सर? देखिए, विधायक क्यों बनाए हैं? जनता की सुख दुख की, विकास की, ये सारी बातों की चिंता मुझे भी है। मुझे मुखिया क्यों बनाया गया है? परिवार अपने जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। मैं जब जाता हूँ सुबह उठ के तो हमारे बच्चे सो के नहीं उठे रहते हैं, और मैं जब आता हूँ कभी 8-9 बजे 10 बजे तो बच्चे खा के सोए रहते हैं। हफ्ता 15 दिन चेहरा नहीं देखता हूँ, लेकिन एक उम्मीद रहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे गैर हाजिरी में काम करते हैं। मेरे छोटा बच्चा भी है, वो एक जनपद सदस्य है, मेरा काम मेरे वो भी देखता है। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मन है, जैसे आपका मर्दापाल क्षेत्र में सुखराम पोयाम जी में, और भानपुरी क्षेत्र में जितेंद्र जैन जी हैं, और नारायणपुर में ओरछा में, हर जगह मेरे काम को वो लोग भी देखते हैं और मुझ तक वो खबर पहुंचाते हैं। उनका काम कैसे निपटाना है, क्या करना है, ये काम हमको करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि परिवार और राजनीति में न जोड़ा जाए। हमको काम करने के लिए विधायक बनाया गया है, हमको परिवार देखने के लिए विधायक नहीं बनाया। मेरा पूरा विधानसभा परिवार है, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। जी सर। सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है नारायणपुर, वो क्या 3 जिलों के अंदर आता है आपका विधानसभा? पहला तो नारायणपुर, दूसरा कोंडागांव और तीसरा बस्तर संभाग, तो बस्तर जिला में। तो ये तीनों जिला होने के बावजूद आपको कार्य करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या सर? देखिए, इंसान चाहे तो कहीं पर कठिनाई नहीं होती। 3 जिला के कई जिलों से मिलके बनता है। बिल्कुल भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि भानपुरी विधानसभा पहले था, जो विलुप्त होने के कारण आदरणीय बलिराम कश्यप जी ने भानपुरी क्षेत्र नारायणपुर में जोड़ा, क्योंकि जानते थे यदि भानपुरी को हम कोंडागांव में या बस्तर में विलय करते हैं तो हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। शायद यही उनकी सोच रही। इस एक जिला को पार करके हम जाते हैं तब कहीं नारायणपुर विधानसभा मिलता है। और कोंडागांव जिला का जो मर्दापाल क्षेत्र है वो अंदरूनी क्षेत्र है, इसलिए उधर हमको नारायणपुर जाना है तो रोड जाना पड़ता है, तो दिक्कत तो होती है। लेकिन मैं नहीं समझता, एक विधायक होने के नाते हमको तो क्षेत्र को देखना है, क्षेत्र की जनता के, क्षेत्र में सड़क है कि नहीं, पुलिया है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी है कि नहीं, कर्मचारी वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, क्या हो रहा है, क्या, ये सब चीज़ हमको देखना पड़ता है। इसलिए हमने विधायक प्रतिनिधि बना कर रखा है, कार्यकर्ता को जोन प्रभारी बना कर, सेक्टर प्रभारी बना कर रखा है, ब्लॉक अध्यक्ष बना कर रखा है, ताकि मेरी गैर हाजिरी में भी कोई काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपने जो प्रश्न किया है, जो भौगोलिक परिक्षेत्र है, विधानसभा 3 जिला में बटा है, मैं इसको कठिन नहीं मानता। हमको काम करना है तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी सर, मैंने सुना है कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर के बहुत से ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे पहले के जो जितने भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे वो उस गांव तक पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन वहाँ कई सारे ग्रामीणों का कहना है कि आप उन गांवों में भी गए हैं और वहाँ की जनता की बात सुनी है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपको बता दूं, विधायक क्यों बनते हैं? जनता को सुख सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, ताकि विधायक उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आपको विधायक बनाया है। तो मेरा यही काम है। और मैं कहना चाहूँगा, मैं 4 साल के विधायकी में शायद 15 साल के विधायक या मंत्री रहे, उन गाँव को देख नहीं पाए, ना कभी देख पाएंगे। आज भी लोग कहते हैं विधायक आदमी होता है, भगवान होता है कि औरत होता है, वो नहीं जानते कि पहली बार देख रहे कोई विधायक आदमी होता है, ये भी जान रहे। और 75 साल होने के बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां विधायक नहीं पहुंचे, और मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं भी गाँव नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं जहां पहुंचा हूं उन गांव में विधायक को बाजे गाजे का स्वागत किया गया। पहली बार विधायक देखने का दावा किया गया, और पहली बार उन गाँवों में हैंडपंप देखने को मिला। ऐसे गांव कुदूर आधा क्षेत्र है, आपका बेचा हो गया, कड़ेनार हो गया, और आपका कई गांव हैं ऐसे जहां विधायक कभी गए नहीं हैं। और अभी जल जीवन मिशन तक उन गाँव स्वीकृति मिली,
तो शासन प्रशासन में कहा गया अंदरूनी क्षेत्र है, खतरा है, मत जाओ, रोड में कर दो। तो मैंने कहा शासन की योजनाओं को बताने के लिए मुझको गांव तक जाना है। जब गया मैं नरियाम भी, वहाँ भी गाजे बाजे से स्वागत किया। छोटे उसरी गया, फिर छोटे कोढ़ेर गया। एक मरकाम का ऐसा जगह है, मुझे हड़ेली के पुलिस कैंप ले जाया गया। पहले वहाँ से पुलिस जैकेट पहनाया गया, बाइक से मेरे को मरकाम का पहुँचाया गया। वहाँ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ गया, वहाँ 3 हैंडपम्प करवा दिया और रंगमंच दिया। लोग गदगद हो गए। पहली बार विधायक देखे जो आते हमारी मांगों मान के सौगात दिया है, ये उन्होंने कहा। इसलिए मेरा काम है कि मैं विधानसभा का विधायक हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हर गांव तक पहुँचूँ और उनसे मुलाकात करूँ, उनकी समस्या को जानूँ। इसलिए मुझे हर गांव जाना है और विधायक का सोच भी होना चाहिए कि हर गांव पहुँचे। जी सर, मैंने ये सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपको इस चीज़ के लिए निर्देश दे चुके थे कि आप ज़्यादा अंदरूनी इलाकों की दौरा ना करें। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अपने जगह पर मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, नमस्कार का प्रणाम भी करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश मानना भी है। और मुझे अपने क्षेत्र में नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, इसलिए मुझको उस क्षेत्र में जाना ही है। मुख्यमंत्री मुझे प्रेम से बहुत गुस्सा भी होते हैं। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ आमदई घाटी में, बाकी प्रशासनिक अधिकारी छोड़कर भागे और मुझको वहाँ ओरछा भागना पड़ा। उन तक खबर पहुँच गई तो 11 बजे उन्होंने फ़ोन लगाया और कहा तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी जल्दी ओरछा जाने की। तो उनको बताया आप ओरछा बाई रोड तो नहीं गए होंगे भैया। मैं बाई रोड आया, करीब 150 से 200 किलोमीटर पड़ते हैं। तो मुझे नारायणपुर रुकना पड़ा। नारायणपुर से 8 बजे निकला हूँ और 10 बजे घटना है बताया। तब वो बोले तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बोला ठीक है भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आप चुपचाप वहाँ रहो, तुम रेस्ट हाउस में। हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर भानपुरी भेजने की व्यवस्था कराया था उन्होंने, लेकिन मैं उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे भानपुरी हेलीकॉप्टर आना ही नहीं था। जो हमारे कारण एक जवान शहीद हुआ था, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते तक, वहाँ से विदा कर तक राजस्थान का था। मुझे नारायणपुर छोड़ा जाए जिद किया मैं, और रात को फिर बाई कार में यहाँ आया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूँ। हमारे आदरणीय हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, उनका हर बात को मैं मानता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। मुझे नाराज़ भी होते लेकिन वहाँ तक मैं जाता हूँ और मुझे चाहते भी हैं। सर, मैं अगला सवाल ये है सर कि आपने अभी तक 4 साल आपके शासन का कार्यकाल हो चुका है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कौन कौन से बड़े कार्यों को अपने स्वीकृति दिलाने में सफल रहे हैं सर? आप शायद नारायणपुर विधानसभा पूरा नहीं देखे हैं, ये जनता बताएगी। क्योंकि जो 15 साल सत्ता में रहे विधायक, हमारे क्षेत्र के मंत्री भी रहे, उनकी कोई उपलब्धि मैं तो नहीं गिनाऊँ उनकी। सबसे पहले की उपलब्धि गिनाऊंगा मैं, आदनार में पत्थर पूजा उनके द्वारा किया गया पुलिया बनाने के लिए 5 साल पहले। लेकिन कहीं न बजट में था, न कोई स्वीकृति थी, और उन्होंने भूमि पूजन किया वोट बैंक बनाने के लिए। वोट लिया भी उन्होंने तोतर से एक तरफा। हमको 13 वोट दिए थे मात्र, हमको 413 412 वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। सस्ती लोकप्रियता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने उसको 19 के बजट में शामिल करवाया। बजट में आया, उसके बाद मेरे जाने से लोग बोलते थे, मैं भाषण में देता था कि आपके विधायक 5 साल पहले भूमि पूजन तो करे, पुलिया कैसे नहीं बनना। वो झूठ बोला, नहीं किया, ये बोलता। तो मुझे कहते थे लोग कि आप बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। मैं बना के दिखाऊंगा और मेरे कार्यकाल में बनेगा। और मैंने एक साथ जोगी आलवाड़, आदनार, लखापुरी 3 पुलिया की स्वीकृति दिलाई, और मर्दापाल में हॉस्पिटल की स्वीकृति, ITI की स्वीकृति, आत्मानंद की स्वीकृति, तहसील की बनाना, भानपुरी की तहसील बना। मैं पढ़ते समय यहाँ उप तहसील खुला था, तब आदरणीय बलिराम जी विधायक मंत्री हुआ करते थे। जब जगदलपुर में संचालित हो रहा था, बस्तर तहसील बस्तर में संचालित हो रहा था, लेकिन 15 साल के भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में उसको सुध नहीं लिया गया।
मैं विधायक बनते ही उप तहसील के यहाँ लाया, उसको पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया। बड़े हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है मेरे कार्यकाल में, और मेरे कार्यकाल में ही फरसागुड़ा से कोसाटीटा रोड, भानपुरी से केसरपाल रोड, भानपुरी से चित्रकूट रोड, जो सोनारपाल से आपका आमाबाल रोड, तारा गांव से फापनी रोड, और आपका इधर अंदर गोंडियापाल क्षेत्र में भी जाइए, और मर्दापाल से होते हुए जो लोहंडीगुड़ा को निकलता है कोंडा गांव से वो रोड, और आपका भाटपाल रोड मर्दापाल से, और सड़कों को जाल बिछा दिया। और अभी नारायणपुर में जो काम 15 साल से नहीं हुआ उन कामों को मैंने कर दिया है। जैसे हृदय स्थल पर जो रोड बन रहा है मेरे शासनकाल में बन रहा है, मेरे विधायकी काल में बन रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो मांगा वो मैं करके दिखाया और उन्होंने दिया। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने 18 में, तो मेरे विधानसभा नारायणपुर विधानसभा में कोहका मेटा, छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी 4 तहसील घोषणा किया, 4 तहसील बन गए। जी सर, अगला सवाल ये है कि आने वाला कुछ दिनों में फिर से बजट सत्र होने वाला है फरवरी में सर, तो उस बजट सत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र अंदर कुछ अभी महत्वपूर्ण कार्य को आप रखने वाले हैं क्या सर बजट सत्र? देखिए, हर सत्र बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है। हमारा काम है कौन कौन से काम बचे हैं। हर काम स्वीकृत हो जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारा दायित्व होता है कि हम हर काम की सूचियाँ उपलब्ध कराएं, हर विभाग को दें। हर काम एक साथ नहीं होता है। आपने देखा वो 15 साल मंत्री रह के भी उन्होंने बहुत से काम नहीं करवा पाए। हम तो मात्र विधायक हैं, लेकिन विधायक होने के बाद भी आप देखिएगा 15 साल काम और 4 साल में भी 2 साल कोरोना काल में काम शिथिल होने के बाद भी हमने कई काम करवाए हैं। और आने वाले बजट सत्र में भी हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक काम जो बचे हैं उन काम को पूर्ण करने के लिए बजट में जुड़वाएं और शामिल करवाएं, ताकि आने वाले समय अप्रैल के बाद जो नया सेशन चालू होगा उन सेशन में काम हो। यही मेरी उम्मीद रहेगी और जनता के लिए काम करूँगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, 1 साल बाद फिर से चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए आपका क्या तैयारी है सर? देखिए, हमारी तैयारी वही है जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं। जो काम करता है, जो विकास करता है, जो लोगों के बीच में रहता है और जो काम दिखता है उसके एवज में वोट मिलता है। पैसे से वोट नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जनता के ऊपर। बस थोड़ी सी हम लोगों के कार्यकर्ताओं में यही कमी है कि जो विकास काम 4 साल में हुए, यदि उन कामों को मुख्यमंत्री जो 4 वर्ष में किए गए का, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे किसान कर्जा माफ हो, या वन भूमि का पट्टा हो, तेंदुपत्ता की बात हो, अन्य गोठानों की बात हो, या फिर दूसरे जैसे कार्य, जैसे हमने आत्मानंद स्कूल खोला है जहाँ बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे निःशुल्क, बड़े बड़े अस्पताल को दिए और तहसील बना दिए, बड़े बड़े पुल पुलिया बना दिए। ये सब बात को जनता तक पहुंचाने से ही हमको कोई तैयारी मानते हैं। जी सर, क्या हमको एक कमेंट आया था हमारे दर्शक के माध्यम से कि आपकी सरकार ने सभी वर्गों के लिए लगभग काम कर दिए हैं, लेकिन आपने एक कर्मचारी का शायद था वो मैसेज, तो उनका था कि कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है सर? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ। इसलिए ये फैसला कैबिनेट तय करता है, आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट तय करती है। मेरा काम नहीं है कि उन कर्मचारियों में कुछ घोषणा कर सकूँ। मेरा काम सिर्फ है उनके संदेश को लेके जाके मुख्यमंत्री को अवगत कराना रहता है। और हमने जो भी, चाहे रसोइया हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, या शिक्षक हो, या कोई भी कर्मचारी संघ के माध्यम से पत्र प्राप्त होते हैं, उन पत्र को अपने लेटर हेड में तैयार करके हमारा काम मुख्यमंत्री को पहुँचाना है। जिस तरह हमने गुरुजियों का जो आया था पूरे विधायक एक साथ पहुंचाए, तब उनकी पुरानी पेंशन संविलियन की मांग को उन्होंने पूर्ण किया है। आशा है हमारे जो कर्मचारी भाई लोग हैं जो हमको आवेदन देते हैं, उन आवेदन को हम लेके जाते हैं और मुख्यमंत्री से अवगत कराते हैं। और रात में जब बैठक होता है तब उन बातों को रखा जाता है, तब वहाँ कैबिनेट बैठती है, फिर वो तय करते हैं किसको हमको लेना है,
कि इसको नहीं लेना है, वो कैबिनेट तय करती है। जी, लेकिन सर कि क्या है एक्चुअल में आपके जो एजेंडा रहा, मतलब घोषणा पत्र रहा 2018 का, उसमें क्या शामिल था इसको नियमित कर्मचारियों को? तो अभी तक उस पर कोई प्रक्रिया चल रहा है क्या सर? देखिए, बहुत से एजेंडे शामिल रहते हैं, 5 साल बहुत कम हो जाते हैं, बहुत से एजेंडे की जो बातें होती है वो छूट जाती है, लेकिन एजेंडा हमारी सरकार को याद है, मुख्यमंत्री को याद है, कुछ न कुछ आने वाले जो सत्र है उसमें वो समाधान हो सकता है, ऐसा मेरा आशा है। जी सर, अभी तो चुनाव बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है, 1 साल करीबन बचा हुआ है, तो आने वाले कुछ समय में सरकार कुछ नया योजना लॉन्च करने वाली है क्या सर? अब इसके बारे में कैबिनेट में बैठक होता है, तब जाके योजनाएं बनती है और उन योजनाओं को लागू किया जाता है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का काम है और वो ये देखते हैं, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते। जी सर, और एक बंदे का हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट आया था कि आप माननीय चंदन कश्यप जी और यहाँ के पूर्व जो मंत्री रहे हैं केदार कश्यप जी, तो कहना था कि वो एक ही फैमिली से हैं, वो जानना चाह रहे थे सर, थोड़ा बता देंगे? शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं जाति से मुरिया हूँ और केदार कश्यप जी भतरा हैं, इसलिए कश्यप लिखने से कोई भाई नहीं होता। हाँ, इतना एक घरेलू संबंध हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप कहीं भी जाइए, सरनेम से किसी को नहीं पकड़ सकते। एक्चुअल में सर क्या है, आपका गांव भी सेम हो जाता है, इसीलिए कि शायद कमेंट ऐसा आ रहा था। कमेंट्स आता है, हम साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते पीते हैं सब। मैं तो उदाहरण देना चाहूँगा, जब आदरणीय हमारे महेंद्र कर्मा जी थे विधायक, जब दंतेवाड़ा से जाते तो बलिराम जी यहाँ रुकते थे, और जब बलिराम जी दंतेवाड़ा जाते उनके यहाँ रुकते थे। राजनीति में चाहे भाई भाई भी खड़े हों तो हम सिद्धांत को लड़ते, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। इसलिए मैं नहीं मानता कि ऐसे दोषारोपण को, हम विधानसभा में मुद्दों को लड़ाई होती है, फिर साथ में मिल बैठ के खाते हैं, इसलिए रिश्ता रहता है। जैसे केदार कश्यप मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ा है, दिनेश कश्यप मेरे साथ पढ़ा है, हम दोस्त हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, रिश्ते से नहीं है। जी जी। तो सर इस वक्त आप देख रहे होंगे वर्तमान में क्या है, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और उसके लिए सरकार 1 और 2 तारीख का इसका विशेष सत्र भी लगाया था, तो इस मुद्दे पे कुछ बोलना चाहेंगे? शायद आप रात में टीवी वगैरह नहीं देखे होंगे, कल 8:30 बजे तक सत्र चला, बाती हुई, लेकिन हम लोगों ने आदिवासियों के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और SC वर्ग के लिए 13% और सवर्ण जो अत्यंत गरीब है उनके 4% आरक्षण पास किया है, और उसे मौलिक अधिकार को सूची 9 में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास किया है। और स्थानीय स्तर पर बस्तर और सरगुजा में वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर स्थानीय लोग प्राथमिकता देने की भी बात हुई है। और इस तरह हमने विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया उसमें सभी को आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण किस लिए फेल हुई थी ये पूर्व शासन वाले ही बेहतर बता सकते हैं, ये सभी बातें कर हुई, इसलिए आरक्षण का मुद्दा अब रह ही नहीं गया। जो आरक्षण चिल्ला रहे थे वो मतलब विपक्षी की भूमिका ही निभा रहे थे, असली जड़ वही थे। इसलिए उन्होंने कल भी बहुत बहस किया कि हम उसको किसी तरह पास होने न दें, लेकिन बहुमत है हमारे कांग्रेस सरकार पास, हमने उसको पास कर दिखा दिया। और हो सकता है रात को बात हुई थी कि राज्यपाल पास वरिष्ठ मंत्रीगण जाएंगे और साइन करा के सीधा राष्ट्रपति पास प्रधानमंत्री मिलेगा और सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की ऐसा बात हो रही थी। जी जी। सर आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं तो बहुत सारा कमेंट तो आते रहते हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आदिवासियों को मुद्दा विधानसभा तक पहुँच नहीं पाता, ऐसा बोलना है सर लोगों का? कौन कहता है नहीं पहुँच पाता है? ये सरासर गलत है। हर बात आदिवासी नहीं, सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, सबकी बातें वहाँ पहुँचते हैं, सबके लिए काम होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं होता है। विधानसभा पूरा विधानसभा के निवासियों के लिए है और वहाँ सभी वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए
वहाँ पर हर वर्ग के मुद्दा उठता है, हर वर्ग के काम होते हैं और सभी जनता खुश है आदरणीय भूपेश बघेल के कार्य से। और लगता है कि अब आगामी कई वर्षों तक शायद भूपेश बघेल को हरा पाना मुश्किल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आने वाले चुनाव में क्या मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ही चेहरा होंगे सर मुख्यमंत्री का? देखिए, हाईकमान का काम है, हम विधायकों का नहीं होता है। और विधायक यदि जिसको चुनना चाहेंगे सभी विधायक मिलके चुनते हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस है, यहाँ किसी को नहीं चलती है और चलती है सीधा फिर हाईकमान की चलती है। हाईकमान जिसको चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकता है, हम विधायक लोग नहीं करते। हमको तो उनके साथ चलना है, कांग्रेस से हम है, कांग्रेस हमसे नहीं है। जी जी सर, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोनों में बेहतर कार्य क्षमता सर किसे मानते हैं आप? दोनों बेहतर हैं और दोनों अच्छे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल काम भी अच्छे हैं, आदरणीय टी.एस. बाबा जी काम भी अच्छा है। दोनों बेहतर नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। जी जी सर, बीजेपी का 15 साल तक यहाँ पे शासन रहा छत्तीसगढ़ में, तो 15 साल के शासनकाल के लिए इस क्षेत्र में 10 साल तो माननीय केदार कश्यप जी भी मंत्री के तौर पे काम किए, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं रही, लेकिन वो समस्या लगभग आपके आने से बहुत सारे चीज़ें में प्रभाव पड़ा है सर, इस पर थोड़ा सा देखिए, वो क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता थी और मैंने अपने 4 साल विधायक के कार्यकाल में जो भानपुरी कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि चंदन कश्यप 4 साल में भानपुरी तहसील बना देगा, भानपुरी में अस्पताल बना देगा, भानपुरी में आत्मा स्कूल खोल देगा या सड़कों को जाल बिछवा देगा या मर्दापाल तहसील बना दे, किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, विधानसभा नारायणपुर में 4 तहसील आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, वो भी 4 साल कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना कार्यकाल रहा। काम शिथिल होने के बाद भी 15 साल काम आप देखिए और 4 साल काम देखिए, अपने आप अंतर आपको मिल जाएगा, जनता बता देगी। सर, आप राजनीति और शिक्षा के अलावा आप किस चीज़ों में रुचि रखते हैं सर? मुझे अब किसी चीज़ में रुचि रखना नहीं है, सिर्फ राजनीति में रुचि रखना है। मेरे गांव का विकास करना है, जनता का विकास करना है, गांव में जो भी समस्या उसको दूर करना है, यही मेरी प्राथमिकता है और मैं ही लगा रहूँगा। जी जी सर, आपको हमारे चैनल में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। और मैं कोशिश करूंगा अगर दोबारा हमारे दर्शकों का कमेंट आए तो शायद दोबारा मिलने का आग्रह करें, तो मैं चाहूँगा सर दोबारा हमको समय दे पाएंगे। नमस्कार, दूंगा।